Everyone, welcome to my channel Tansuman Classes. So in previous videos we already did topic 3, land, soil and water. And last topic is natural vegetation and wildlife of chapter 2. So today we read about the natural vegetation and wildlife in India and how to conserve and how to promote the natural vegetation and to save for the future generation. So let's start the topic. फर्स्ट वी ऑल नोज द नेचुरल वेजिटेशन वेजिटेशन यानी जिसमें प्लांट्स और ट्रीज आते हैं वो नेचुरल वेजिटेशन कहलाता है इन अ सिंपल वे. और वाइल्ड लाइफ द एनिमल्स किंगडम विच कंसिस्ट द एनिमल बर्ड एक्वेटिक एनिमल्स and insects. These all are included in wildlife. So let's start topic next, natural vegetation and wildlife. Some school children were visiting an exhibition on handicrafts. The article in the exhibition was collected from different parts of the country. Mona picked up a bag and exclaimed, "This is beautiful handbag." "Yes, it is made from jute," the teacher said. "Did you see those baskets, lampshades and chair? Those are made up of cans and bamboos." In the eastern of northern east part of India, region of India, bamboo grows in plenty. Jessie was excited to see a silk scarf. "See the beautiful scarf," a teacher explained. "That is obtained from silkworm that are breed a mulberry trees." The children understood the plants provided us with many different products that we use in our day-to-day life. स्कूल एग्जीबिशन है, हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन लगी हुई है, उसमें बच्चे जाते हैं. उस एग्जीबिशन में बच्चे कलेक्ट करते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द जो कंट्री हैं वहाँ से लोग आए हुए हैं. तो मोना जो बच्ची है उसने एक बहुत प्यारा सा ब्यूटीफुल हैंड बैग लिया है वहाँ पे और इट इज मेड फ्रॉम जूट. और ये किससे बना हुआ है? जूट से बना हुआ है. तो वो अपनी टीचर से बोलती है कि मैम देखिए, डिड यू सी. टीचर बोलती है डिड यू सी द बास्केट, लैम्प शेड एंड चेयर्स ऑल्सो. मैम ने बोला क्या तुमने ये चीज़ें भी देखी हैं? और ये सब किससे बनी हुई है? बैम्बू से बनी हुई है. और बैम्बू मोस्ट प्रोबेबली हमारे जो हिली एरियाज़ हैं, असम जाइए, अरुणाचल जाइए, नागालैंड जाइए, मिज़ोरम जाइए, यहाँ पे बैम्बू बहुत ज़्यादा होता है और बेसिकली ये असम में ज़्यादा उगाया जाता है. और इसके फर्नीचर बनता है, इसके स्टिक्स जो होती हैं वो कंस्ट्रक्शन साइट पे काम आती हैं. और साथ ही साथ लैम्प है और बास्केट्स हैं, लॉट्स ऑफ थिंग्स मेड फ्रॉम द बैम्बू. सो इट इज़ ब्यूटिफुल. एंड लड़की दूसरी जो है बच्ची जैसी है वो बोलते कि वाह इट्स अ ब्यूटिफुल स्कार्फ, सिल्क स्कार्फ एंड दिस इज ब्यूटिफुल स्कार्फ. सो टीचर बोलती कि आपको मालूम है कि ये हमने कहाँ से ऑब्टेन किया है? डिड यू नो दिस? वेयर वी ऑब्टेन फ्रॉम? इट इज ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वॉर्म. ये हमें सिल्क वॉर्म से मिला हुआ है जिसका कि खाना मलबरी बुशेस होता है, यानी जो शहतूत का पेड़ होता है. अब सिल्क वॉर्म आपको एक बहुत 2.10 जो फिगर नंबर दे रखा है उसमें आपको दिखाया हुआ है कि एक देखिए डाली पे सिल्क वॉर्म है और ये शहतूत की टहनी पे बैठा हुआ है और इसका खाना शहतूत होता है, शहतूत के पत्ते होते हैं. तो जब चिल्ड्रन अंडरस्टूड, उसको बच्चों को पता चला कि वाह जो हम सिल्क यूज़ कर रहे हैं, सिल्क के जो कपड़े यूज़ करते हैं, क्या वो सिल्क वॉर्म बनाता है? और अगर सिल्क वॉर्म बना रहा है तो उसने जो मलबरी ट्रीज पे जो बैठता है वहाँ पे अगर उससे वो जो अपना लार्वा छोड़ता है उससे सिल्क बनता है. तो उनको उस प्लांट्स की इम्पोर्टेंस पता चले. एंड डे टू डे आवर लाइफ प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट अस बिकॉज वो हमारे लंग्स हैं और साथ ही साथ इनको हमारे फेफड़े भी कहा जाता है. बिकॉज क्या है बेटा कि विदाउट वेजिटेशन लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल. So the natural vegetation and wildlife exist only in the narrow zone of the contact between the lithosphere, hydrosphere and atmosphere and we call biosphere. यानी जो नेचुरल प्राकृतिक जो वनस्पति है और जो वनस्पति और जो जीव जंतु हैं ये कहाँ पे रहते हैं? बायोस्फेयर. और ये किससे बना हुआ है? एक नैरो जोन. अच्छा, लिथोस्फेयर यानी जमीन का हिस्सा, लिथोस यानी जमीन, लैंड का हिस्सा, और हाइड्रोस्फेयर यानी पानी, और एटमॉस्फेयर यानी वायु, हवा. तो इन सब से मिलकर जो बना हुआ है वो बायोस्फेयर कहलाता है. इन द बायोस्फेयर लिविंग बींग्स आर इंटररिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर फॉर सर्वाइवल. और ये जो यहाँ पे जो लिविंग बींग्स हैं वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंड होता है.
है ना, एक दूसरे पे आश्रित रहते हैं, एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं. सो द लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज नॉन द इकोसिस्टम. और जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, सपोर्ट करती है, उसको हम इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं. वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज. और जैसा कि आप सबको पता है, वनस्पति और जीव जंतु जो हैं, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ जो है, वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं. प्लांट्स प्रोवाइड अस टिम्बर, शेल्टर टू एनिमल्स, प्रोड्यूस ऑक्सीजन वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट सॉइल ऑल्सो. इन प्रीवियस पार्ट हमने जो सॉइल की इम्पोर्टेंस पढ़ी थी कि कैसे सॉइल होल्ड करके रखती है, कैसे जो सॉइल में जो रूट्स हैं वो होल्ड करके रखती हैं ज़मीन को, और ये हमारे लिए बहुत अच्छा है ताकि उसमें लैंडस्लाइड्स नहीं होती हैं. ऑक्सीजन जो हम लोग लेते हैं, वी कांट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन हमें किससे मिलती है? प्लांट से मिलती है. एनिमल्स हैं, उनको शेल्टर, उनको जो घर है वो भी यहीं से मिलता है. और साथ ही साथ हमारी ज़िंदगी में जो हम टिम्बर, लकड़ी वगैरह जो यूज़ करते हैं, जो हाउस कंस्ट्रक्शन में जो यूज़ होती हैं, वो भी हमें जंगलों से ही मिलता है. सो इट इज़ इनिशियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स एज वेल एज शेल्टर बेड्स. और जो हमारे ये जो सॉइल है, ये हमारे लिए ज़रूरी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हम क्रॉप्स भी उगाते हैं और से साथ ये शेल्टर बेड्स का भी काम करते हैं. स्टोरेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर गिव अस फ्रूट्स, नट्स, लेटस, टर्पाइन ऑयल, ये जो होता है तारपीन का जो तेल होता है, ये आपको चीड़ के पेड़ से मिलता है. नट्स मिलते हैं हमें, फ्रूट्स मिलते हैं. और साथ ही साथ अंडरग्राउंड वाटर जो है वो प्लांट्स क्या करते हैं? उसको स्टोर करके रखते हैं. सो प्लांट्स आर ऑल्सो पेपर दैट बी इनिशियल इन आवर स्टडीज. और प्लांट से ही साथ साथ हमें वो पेपर भी अवेलेबल होता है जो हमें पढ़ते हैं, जिसमें हम अपनी स्टडीज करते हैं. देयर आर अननंबरेबल रिसोर्सेज ऑफ प्लांट्स. कैन वी ऐड सम मोर? क्या हम कुछ और ऐड कर सकते हैं? यस, हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे कि मेडिकल हर्ब है, ये भी हमें मेडिकल जो प्रॉपर्टीज़ वाले जो प्लांट्स हैं वो भी हमें जंगलों से ही मिलते हैं. ठीक है. सो वाइल्ड लाइफ इंक्लूड एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट एज वेल एज द एक्वेटिक लाइफ फॉर्म. दे प्रोवाइड अस मीट, मिल्क, हाइड्स एंड वूल. अच्छा, ये हमें क्या करते हैं? जो वाइल्ड लाइफ है ये इसमें इंक्लूड करते हैं हम किसको? बर्ड्स को, इंसेक्ट्स को, एनिमल्स को. और इन सब से हमें क्या मिल रहा है? इन सब से हमें मिलता है मीट, मिल्क और हाइड्स, चमड़ी जो खाल होती है वो, और ऊन. इंसेक्ट्स लाइक बी प्रोवाइड अस हनी. और जो मधुमक्खियाँ हैं वो हमें हनी देती हैं और हेल्प इन द पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर. और साथ ही साथ जो फ्लावर्स का पॉलिनेशन होता है उसमें भी हनी, हमारी जो बी है, हनी बी, वो हमारी हेल्प करती है. Having an important under role to play decomposers of the ecosystem. अच्छा, decomposers क्या होता है? Decomposers वो एनिमल्स होते हैं जो जीव जंतु मर जाते हैं, तो उसमें भी हमारे इकोसिस्टम में अगर स्कैवेंजर्स नहीं होते तो हमारे स्मेल आ जाती, बड़ी बदबू आती. तो ये भी हमारे बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं. साइड में एक वल्चर दे रखा है, ये स्कैवेंजर कहलाता है. सो द बर्ड्स फीड ऑन इंसेक्ट एज वेल एज एक्ट एज अ डिकम्पोजर्स. इनको हम डिकम्पोजर्स के नाम पे जानते हैं. वल्चर ड्यू टू इट्स अवेलेबिलिटी ऑफ फीड ऑन डेड लाइफ स्टॉक इन अ स्कैवेंजर्स और कंसिडर अ वाइटल क्लींजर ऑफ द इन्वायरमेंट. और हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन रखने में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, बिकॉज ये डेड एनिमल्स हैं, डेड प्लांट्स हैं, इन सबको खाकर जिंदा रहते हैं. और ये लाइफ स्टॉक इज अ स्कैवेंजर. और ये इनके लिए जो जंगली जानवर जो मरे हुए होते हैं, जो डेड एनिमल्स होते हैं, वो इनके लिए एक लाइफ स्टॉक का काम करते हैं. सो एनिमल्स बिग और स्मॉल, ऑल द इंटीग्रल ऑफ द मेंटेनिंग बैलेंस इन द इकोसिस्टम. चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर एक जानवर, हर एक पक्षी हमारे इकोसिस्टम में बैलेंस बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आप देखिए 2.11 फिगर नंबर है जिसमें कि ब्रह्म कमल है. एक ये मेडिकल प्लांट है जो कि पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है. और दूसरे नंबर पे है अब्लू किंगफिशर. देखिए बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही कलरफुल बर्ड है. और साइड में, डिड यू नो दैट vulture of the Indian subcontinent were dying of the kidney failure shortly after starving livestock treated with the
diclofenac and a painkiller that is similar to the aspirin or ibuprofen. So efforts are on the ban to drug for the livestock use and the breed vulture in capacity. Oh wow, यानी ये तो बहुत वो शॉकिंग न्यूज़ है हमारे लिए कि वल्चुअर जो है इंडिया में सब कॉन्टिनेंट में ये किडनी फेलियर से बड़ी जल्दी ख़त्म होने लगे. तो जब साइंटिस्ट वगैरह ने जब इस पे सर्च किया ये ख़त्म होने की कगार पे क्यों है, तो हमें पता चला कि हम जो जानवरों को पेन किलर देते हैं, हम जो हमारे जानवर कभी बीमार होते हैं तो हम उनको डाइक्लोफेन्स करके वो देते हैं पेन किलर, और साथ ही साथ आइब्रूफिन एस्प्रिन जो इसके काम करता है, एज पर एस्प्रिन और ब्रूफिन वो सेम यही काम करता है. तो इससे क्या हुआ, जब वो जानवर को हमने पेन किलर दिया और व्हेन द किल, वो जब वो जानवर मर जाता है, व्हेन द एनिमल इज डाई, तो वो जब वल्चुअर ने उसे जब खाया डेड एनिमल्स को, तो वल्चुअर में किडनी जो फेल हुई उसकी वजह से हुई. तो साइंटिफिक रीज़न है ये बहुत बड़ा कि हमें जो हम लोग अपने जानवरों को पेन किलर देते हैं उसके इम्पैक्ट किस पे पड़ा, वल्चुअर पे पड़ा. तो अब फिर हमने इसको बचाने के लिए, इसकी ब्रीड को बचाने के लिए हमने इनको संभाल के रखा और फिर हमने अपने जानवरों को ये जो पेन किलर्स हैं ये हमने देना बंद किया. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन. अब नेचुरल वेजिटेशन का भी डिस्ट्रीब्यूशन है कि कैसे कैसे प्रदेशों में कैसे कैसे वेजिटेशन पाई जाती है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन है इंडिया में. So the growth of vegetation depend primarily on the temperature and moisture. Basically जो vegetation होता है बेटा वो temperature और moisture जो नमी होता है उस पर depend करता है. So the major variation of vegetation type of the world are ground as the forest, grasslands, scrubs and tundra. जो वन क्षेत्र है वो, और ग्रासलैंड्स जो घास के मैदान जो हैं, स्क्रब जो झाड़ियाँ वगैरह हैं, और टुंड्रा रीजन जो कि ठंड के प्रदेशों में पाई जाने वाली वनस्पति है. सो द एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल ह्यूज ट्रीज में थ्राइव. The forest thus associated with the areas having abundant water supply. As the amount of moisture decreases, the size of trees and the density reduce. यानी जो हैवी रेनफॉल वाले एरिया हैं वहाँ पे जो ट्रीज हैं वो बहुत बड़े बड़े उगते हैं और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा वाटर सप्लाई होती है. उसकी वजह से भी इन पेड़ों की जो ऊंचाई है और जो घनत्व है वो बहुत ज़्यादा होता है. लेकिन जहाँ पे पेड़ों को पानी अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पे क्या होता है, ट्रीज जो होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, साइज में डिक्रीजेस हो जाते हैं विदाउट मॉइस्चर, और इनकी डेंसिटी रिड्यूस हो जाती है. शॉर्ट स्टैंडर्ड एरियाज ग्रास ग्रोन इन द रीजन ऑफ द मॉडरेट रेनफॉल रीजन और ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड. और जो मॉडरेट रेनफॉल यानी वाला जो एरिया, यानी ना तो ज़्यादा गर्मी और ना ज़्यादा ठंड, तो ऐसे एरियाज में ग्रासलैंड्स जो होती हैं वर्ल्ड में वो यहाँ पे ज़्यादा उगाई जाती, ज़्यादा होती है. थ्रोनी स्क्रब्स, थ्रोनी यानी कंकरीले जो कांटे वाली हैं झाड़ियाँ जो है ये यहाँ पे कहाँ उगेगी, बेसिकली ये उन क्षेत्रों में उगती है जहाँ पे कि पानी की कमी होती है. लो रेनफॉल वाले जो एरियाज होते हैं, स्क्रब्स ग्रोन इन ड्राई और लो लेइंग एरियाज जहाँ पे कि बारिश कम होती है. In such areas plants have deep root and leaves with thorny and waxy surface. और यहाँ पे पाए जाने वाले जो ड्राई रीजन में पाए जाने वाले प्लांट्स होते हैं इनकी जो रूट होती है वो बहुत ज़्यादा डीप में होती है, बहुत ज़्यादा गहराई में होती है, और इनकी जो लीफ होती है वो बड़ी वैक्सी होती है, और ताकि जो वाटर होता है इसके अंदर वो एवोपरेट ना हो और साथ ही साथ मॉइस्चर इसका है वो रिड्यूस ना हो. टुंड्रा वेजिटेशन ऑफ द कोल्ड पोलर रीजन कंप्राइज ऑफ द मोजेस एंड लिचन्स. और जो टुंड्रा प्रदेश हैं जहाँ की बारिश जो होती है वो बर्फ़ की फॉर्म में होती है और बर्फ़ पूरे साल रहती है, ऐसे क्षेत्रों में जो काई होती है वो ज़्यादा पाई जाती है. So there are many more people in the world that there are 2 countries back. The feet of growing number, large areas of forest have been cleared to grow crops, and forests cover all over the world
is vanishing rapidly, and therefore the urgent need to conserve these valuable resources. यानी हमें ये जो वैल्यूबल रिसोर्सेज हैं इनको हमें बचाना होगा, हमारे नेचुरल वेजिटेशन को बचाना होगा, बिकॉज हमें ग्रोइंग नंबर ऑफ जो पॉपुलेशन है बहुत रैपिडली बढ़ रहा है, एंड टू फीड द ग्रोइंग नंबर ऑफ पीपल वी हैव बीन क्लियर टू ग्रो द क्रॉप्स. हम हमारे जो वन क्षेत्र है उसको हम कम कर रहे हैं, हम उसको क्लियर कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि हमें एग्रीकल्चर करना है, और साथ ही साथ रैपिडली बहुत ही बड़ी संख्या में हम कंस्ट्रक्शन, उनको रहने की जगह चाहिए तो घर बनाने के लिए भी फॉरेस्ट एरिया को क्लियर कर रहे हैं. तो वी शुड वैल्यू, है ना, और टू कंजर्व दीज रिसोर्सेज, बिकॉज कंजर्वेशन ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. हाउ टू कंजर्व? फॉरेस्ट आर आवर वेल्थ. फॉरेस्ट हमारी वेल्थ है, एंड प्लांट्स गिव शेल्टर टू द एनिमल्स एंड टुगेदर दे मेंटेन द इकोसिस्टम. हमारा जो इकोसिस्टम है उसको बैलेंस करके रखता है. इकोसिस्टम क्या होता है? To the supporting an independent life system that exists in the biosphere is called ecosystem. और अगर हम अपने इकोसिस्टम को बैलेंस करना चाहते हैं तो the changes of the climate and human interference can causes the loss of natural habitat of plants and animals. और हमारे जो जलवायु है, हमारे जो क्लाइमेट है वो चेंज हो रहा है, ह्यूमन इंटरफेरेंस ज़्यादा हो रहा है, इसकी वजह से नेचुरल हैबिटेट है जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है. सो मैनी स्पेसीज हैव बीन वैल्यूरेबल एंड इंडेंजर्ड, है ना. तो इनको जो इंडेंजर्ड एंड सम आर ऑन द वेंज ऑफ द एग्जिस्टेंशन, यानी ख़त्म होने की कगार में है, और हमें इन सब को संभाल के अगर रखना है तो हमें हमारे जो वैल्यूबल रिसोर्सेज हैं इनको संभाल के रखना चाहिए. डिफॉरेस्ट्रेशन ऑफ सॉइल इरोजन and construction activities, forest fires, tsunami and landslides are some of the human and natural factors which aggravate the process of the extraction of these resources. यानी हमने इनका ज़्यादा शोषण कर लिया है. सॉइल इरोजन होता है कि मिट्टी का जो ऊपर की जो लेयर है वो हट जाना, है ना, टॉप मोस्ट लेयर होता है उसका नुकसान होना. हमारी जो कंस्ट्रक्शन साइट्स, हमने एक्टिविटीज़ जो है हमने बहुत ज़्यादा भवन निर्माण शुरू कर दिए हैं. फॉरेस्ट में जो फायर होती है बेसिकली ये दो तरीके से होती है, एक तो नेचुरल भी हो सकती है और एक ह्यूमन इंटरफेरेंस भी हो सकती है कि जंगलों में आग लग जाती है. सुनामी है, लैंडस्लाइड्स वैसे तो नेचुरली होता है लेकिन इसमें काफ़ी हद तक ह्यूमन का इंटरफेरेंस भी रहता है, उस वजह से लैंडस्लाइड्स होती है माउंटेन एरियाज़ में, और ये फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं इन दीज सोर्सेज को ख़त्म करने के लिए. तो सम ऑफ द मेजर कंसर्न्स दैट द पोचिंग विद रिजल्ट इन द शार्प डिक्लाइन ऑफ नंबर्स इन अ पर्टिकुलर स्पेसीज, और पोचिंग यानी शिकारी. तो कुछ फैक्टर्स ये भी हैं कि हम इनका शिकार करते चल रहे हैं, और साथ ही साथ में इसका रिजल्ट क्या निकल रहा है? इसका रिजल्ट निकल रहा है कि ये डिक्लाइन के नंबर पे आ गए. पर्टिकुलर जो जनजातियाँ हैं, स्पीसीज हैं, वो ख़त्म होने की कगार में हैं. सो द एनिमल्स एंड द पोचर्स वर कलेक्शन एंड इलीगल ट्रेड ऑफ हाइड्स, स्किन, नेल्स, टेप, हॉर्न्स एज वेल एज फैदर्स. यानी ये जो पोचर्स होते हैं, शिकारी जो होते हैं, वो इनके सारे पार्ट्स को इलीगली मार्केट में सेल करते हैं. अब कौन कौन से पार्ट्स हैं? उनकी खाल है, इनकी जो चमड़ी है, उनके जो नाखून होते हैं, टिथ हैं, हॉर्न्स जो सींग होते हैं, इवन ऑल्सो फैदर्स जो इनके पंख होते हैं, इन सब का ये व्यापार करते हैं. सम ऑफ दीज एनिमल्स आर टाइगर, लायन, एलिफेंट, डियर, ब्लैक बग, क्रोकोडाइल, राइनो एंड स्नो लेपर्ड. यानी कि ये जो जानवर हैं ये ख़त्म होने की कगार में हैं, और स्नो लेपर्ड, ऑस्ट्रिच एंड पिकॉक, इन सबको एक तरीके से पोचर्स बड़े ही शिकारी जो हैं बहुत ज़्यादा इनका शिकार कर रहे हैं, क्योंकि इनको इलीगल तरीके से मार्केट में बेचा जाता है. सो दिस कैन बी कंजर्व बाय द इंक्रीजिंग अवेयरनेस. और ये जब तक हम नहीं बचाएंगे, क्योंकि जब तक हमारे अंदर अवेयरनेस नहीं आएगी, हम जागरूक नहीं होंगे, तब तक इनको बचाना संभव नहीं है. सो द नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व एज मेड अप टू प्रोटेक्ट आवर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. और हमें नेशनल पार्क हमने बनाए हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई है, बायोस्फीयर में
हमने इनके लिए प्रोटेक्ट करा है नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को. सो द कंजर्वेशन ऑफ दीज लेक्स, wetlands is necessary to save the precious sources of the depletion. और इन सब को रोकने के लिए हमें बहुत बड़े कदम उठाने पड़ेंगे, बहुत ज़रूरी कदम उठाने पड़ेंगे. एंड देयर इज़ अ बैलेंस इन द इकोसिस्टम इफ़ द रिलेटिव नंबर ऑफ स्पीसीज इज़ नॉट डिस्टर्ब. और अगर हमने हमारे प्राकृतिक इन्वायरमेंट को बैलेंस करके नहीं रखा तो ये प्राकृतिक जो जनजातियां हैं, प्राकृतिक जो जानवर हैं, ये डिस्टर्ब हो जाते हैं. और ये किसकी वजह से? ह्यूमन एक्टिविटीज इन सेवरल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हैव डिस्टर्ब द नेचुरल वेजिटेशन. और जो वाइल्ड लाइफ है इसको और नेचुरल वेजिटेशन को इम्पैक्ट करने वाले, इनके अंदर इंटरफेयर करने वाले सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग्स हैं. तो हैबिटेट ऑफ मैनी स्पीसीज ड्यू टू द indiscriminate killing of several birds and animals have either because of the extent or the verge of the extinction. And जब तक हम इनको जो भेदभाव है, इनका जो मारने की जो क्रिया है लोगों की, और several birds और animals को हम लोग अलग तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, तो ये जब तक अगर हम नहीं करेंगे, इनको हम संभाल के नहीं रखेंगे, तब तक अवेयरनेस नहीं आएगी लोगों में. एंड अवेयरनेस प्रोग्राम लाइक social forestry and Van Mahotsav should be encouraged at the regional and community level. School children should be encouraged to bird watch, the visit nature campus. To these they appropriate the habitat of the various species. यानी हमें स्कूलों में बच्चों को वन महोत्सव हम मनाते हैं ताकि बच्चे पौधे लगाएं, करेज करते हैं. कम्युनिटी लेवल पे सामूहिक तरीके से समाज में भी हम लोगों को प्रोत्साहित करते हैं. स्कूल के बच्चों को हम बर्ड सेंचुरीज लेके जाते हैं, विजिट कराते हैं, नेचुरल कैंप जो नेचर कैंप्स जो लगाए जाते हैं, ताकि बच्चों को इन जानवरों के बारे में पता चले. इवन हम लोग एनिमल्स जू भी लेकर जाते हैं बच्चों को, ताकि बच्चों को इन एनिमल्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो और उनको उनके प्रति थोड़ा सा दया भाव आए कि हमें इनको नहीं मारना चाहिए. So the many countries have passed law against the trade as well as the killing of the birds and animals. In India, killing lions, tiger, deers, great Indian bustard and the peacocks is illegal. और गवर्नमेंट जो है उसने बहुत सारे कानून भी बनाए हैं हमारे देश में, और हमारे देश में इनको मारना कानूनी अपराध है. So an international convention CITES has been established that lists several species of animals and birds in which trade is prohibited, and the conservation of plants and animals is a ethical duty of every citizen. और जो national convention, जो national conservation जो resources हैं, हमारी जो international जो sites बनाई गई हैं, यहाँ पे भी इन जंतु और जानवरों को जो व्यापार है उसको रोकने के लिए कदम उठाए गए हैं. और प्लांट्स और एनिमल्स को बचाना हर एक इंसान की ड्यूटी है. सो द नेशनल पार्क इज डिजाइन्ड बाय प्रोटेक्ट द इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी ऑफ वन ऑफ मोर इकोसिस्टम फॉर द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर जनरेशन. यानी नेशनल पार्क हमने इससे इस्टेब्लिश किए, डिज़ाइन करे हैं ताकि हम इनको बचा सकें और साथ ही साथ जो फ्यूचर जनरेशन है वो इनके बारे में मालूम कर सकें, इनको उनके बारे में हम अवगत करा सकें. बायोस्फीयर जो है वो है सीरीज ऑफ द प्रोटेक्ट एरियाज लिंक थ्रू द ग्लोबल नेटवर्क एंड इंटेंट ऑफ द डेमोन्स्ट्रेट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट. और बायोस्फीयर जो है रिजर्व सेंटर्स बनाए गए हैं ताकि एक ऐसा नेटवर्क बनाया गया है ताकि इनके बीच में जो एक रिलेशनशिप है वो बना रहे और हम इनको बचाने के लिए कोशिश करते हैं. सो डू यू नो that the CITES, the international trade of the endangered species of wild fauna or fauna and flora is an international agreement between the governments. Its aim to ensure that the international trade in specimen of the wildlife, wild animals, plants do not threaten their survival. Roughly 5,000 species of animals and 28,000 species of plants are protected. और under these CITES हमने क्या करा है, एनिमल्स की 28,000 स्पीसीज को हमने बचाने की कोशिश करी है प्लांट्स के, और 5,000 जो एनिमल्स हैं उनको हमने बचाने की कोशिश करी है, जिसमें कि बेयर, डॉल्फिन,
cacti, corals, orchids और एलोज आर सम एग्जाम्पल, जिसमें कि ये सब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. नेक्स्ट चैप्टर we will discuss in the next video. Like and subscribe my channel. Thank you. Good day. Bye bye.